गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव। सबसे पहले देखते हैं अपन इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने से पहले अपन ये देखते हैं कि ग्रीन हाउस क्या है, ये ग्रीन हाउस कहाँ से आया, ग्रीन हाउस इफेक्ट आया कहाँ से है। तो ये बना है ग्रीन हाउस से। तो पहले अपन को देखना है ग्रीन हाउस क्या होता है। तो जो ग्रीन हाउस होता है उसे ग्लास हाउस भी अपन कहते हैं। ये एक बिल्डिंग या बॉक्स होता है जो कि कांच का बना हुआ होता है या फिर प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ होता है, ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जिसके अंदर अपन प्लांट्स को उगाते हैं। और इसकी खास बात ये होती है कि ये जो ग्रीन हाउस होता है या ग्लास हाउस होता है, इसमें अपन प्लांट्स उगाते हैं तो वो प्लांट्स जो है उनका टेम्परेचर कम नहीं होता इसके अंदर। और इसकी साइज़ जो होती है वो बड़ी छोटी हो सकती है, स्मॉल शेड्स भी हो सकते हैं और इंडस्ट्रियलाइज्ड बिल्डिंग भी हो सकती हैं, बड़ी साइज़ का भी हो सकता है। और ग्रीन हाउस में होता क्या है, डायग्रामेटिक रूप से अपन देखते हैं कि ग्रीन हाउस में किस तरह से प्लांट्स को उगाने के लिए फेवरेबल कंडीशंस, टेम्परेचर को कम नहीं होने दिया जाता, टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। सर्दियों में भी टेम्परेचर जब बहुत कम हो जाता है तो सब्जियों को या प्लांट्स को अपन बचा सकते हैं ग्रीन हाउस के द्वारा। आजकल देखते हैं कि बहुत सारी जगह खेतों में ग्रीन हाउस बने हुए होते हैं जिनमें सर्दियों में उगाई जाने वाली जो सब्जियां हैं उनको उनकी खेती की जाती है। तो ग्रीन हाउस जो होता है वो जैसा कि अपन डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरह का एक बॉक्स होता है। और ये जो बॉक्स है ये कांच की दीवारों से बना हुआ है, चारों तरफ की दीवारें कांच की हैं। अब सनलाइट जब इस ग्रीन हाउस पे या ग्लास हाउस पे गिरती है तो ये ट्रांसपेरेंट है और इसके अंदर से जो हाई एनर्जी वाली सोलर रेडिएशन है, जो कि जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट वेवलेंथ होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है, उसमें हाई एनर्जी होती है, वो इसको पास करके और अंदर चली जाती हैं। और अंदर जाने के बाद क्या होगा कि जो भी नीचे का ग्राउंड है या फिर ये प्लांट्स हैं, इन सब के द्वारा एनर्जी का अब्जॉर्प्शन किया जाता है। कुछ एनर्जी तो पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाती है थोड़ी बहुत, बाकी इसके अंदर पार हो जाती है जो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है और प्लांट्स के द्वारा अब्जॉर्व कर ली जाती है। जो नीचे सॉइल या ग्राउंड है उसके द्वारा अब्जॉर्व कर ली जाती है। और अब्जॉर्व करने के बाद इनके द्वारा कुछ पार्ट तो अंदर रह जाता है और कुछ टेम्परेचर जो फ्लो के रूप में लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड जो रेडिएशन है वो वापस इनमें से निकलती है, क्योंकि जो कम एनर्जी है वो वापस बाहर निकलती है। और वो जो बाहर निकलती है एनर्जी, वो जो ये अपना कांच का हाउस है इसको पार नहीं कर पाती है। बहुत कम जो लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है, वो बाहर निकल पाती है, बहुत कम। बाकी सब इसके अंदर ही रह जाती है, इसको पार नहीं कर पाती और अंदर ही फ्लो होती रहती है इसके अंदर। तो वो टेम्परेचर के रूप में, क्योंकि थर्मल जो इसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा अंदर, क्योंकि एनर्जी है अंदर और वो थर्मल एनर्जी के रूप में अंदर फ्लो होती रहती है। और अंदर का बाहर चाहे कितनी भी टेम्परेचर कितना भी कम हो, लेकिन ये जो हाउस है इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और वो ये जो भी प्लांट्स हैं इनके ग्रोथ के लिए फेवरेबल रहता है और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। तो ये होता है ग्रीन हाउस और यहीं से आया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस जो होता है वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल का बना हुआ होता है। जो कवरिंग मटेरियल है वो ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक, रूफ और वॉल। जो इसकी रूफ और वॉल है या तो ग्लास की बनी हुई होती है, प्लास्टिक की बनी हुई होती है, ट्रांसपेरेंट। और इनकी खास बात यह है कि इसमें से शॉर्ट वेवलेंथ की जो सोलर रेडिएशन है वो एंटर कर जाती है, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशन है वो बाहर वापस नहीं आ पाती हैं, तो अंदर ही रह जाती हैं और टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। टेम्परेचर को अंदर से गर्म रखती हैं एनवायरनमेंट को। और
क्योंकि प्लांट्स, सॉइल और अंदर जो भी चीज़ें हैं उनके द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। तो ये ग्लास हाउस है, यहाँ से ग्लास हाउस इफेक्ट आया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आया है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सन से आने वाली रेडिएशंस एब्जॉर्ब की जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, और वापस स्पेस में वो जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। और सर्फ एर्थ की जो सरफेस है वो इंसुलेट्स रहती है और फ्रीजिंग से इसको बचा के रखते हैं कि टेम्परेचर, जैसे कि दिन में सन निकलता है, सर्दियों का टाइम होता है, टेम्परेचर कम होता है, लेकिन दिन में सन की वजह से, सोलर एनर्जी की वजह से सरफेस जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन रात में जब सन नहीं होता है, सूरज नहीं होता है, तो वो सारी की सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर यदि स्पेस में चली जाएगी तो अपनी अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ये मेंटेन करके रखता है टेम्परेचर को। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता किसके द्वारा है वो देखने से पहले एक बार अपन देख लेते हैं कि डिस्कवरी ग्रीन हाउस इफेक्ट की किसने की। तो आयरिस फिजिसिस्ट जॉन टेंडल जो साइंटिस्ट रहे हैं उनको क्रेडिट दिया जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के खोज का, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज की विज्ञान पे काम करते हुए ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस की खोज की। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसके ग्रीन हाउस इफेक्ट को इन्होंने खोजा, और इन्होंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट को ट्रैप करके जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ा के रखती है। अब अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट काम कैसे करता है, अर्थ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह से काम करता है ये अपन देखते हैं। तो अर्थ पे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो काम करता है कि अर्थ, ये अपनी अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ अपन जानते हैं कि एटमॉस्फेयर पाया जाता है जो कि एक प्रोटेक्टिव एनवलप का काम करता है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस पाई जाती हैं इसके अंदर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर। और सन से सोलर एनर्जी आती है, हाई वेवलेंथ, लो वेवलेंथ और हाई फ्रिक्वेंसी की जो रेडिएशन आती हैं वो, उनका फ्यूचर क्या होता है कि पहले वो जैसे ही अर्थ पे गिरती हैं तो पहला तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे कुछ एनर्जी तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ अर्थ से टकराकर, कुछ तो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ अर्थ से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और बाकी की अर्थ के द्वारा, अर्थ के जो ऊपर सरफेस पे पाए जाने वाली जितनी भी तरह की चीज़ें हैं उन सब के द्वारा, जो फैक्टर्स हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, अर्थ के द्वारा अब्जॉर्प्शन उनका हो जाता है। और एब्जॉर्ब होने के बाद इनका अर्थ का जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो लॉन्ग वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में जो एनर्जी है वो अर्थ से बाहर निकलती है। अब अर्थ से बाहर निकलती है तो बहुत कम इसका पार्ट है वो तो जो एटमॉस्फेयर है इससे बाहर स्पेस में चला जाता है, रिफ्लेक्ट होके निकल के पास हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो इसका पार्ट है इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में जो एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर को पार नहीं कर पाती हैं, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही वो एनर्जी घूमती रहती है। और इसकी वजह से जो बाहर की तरफ टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर में जो एक टेम्परेचर है वो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, और अर्थ ठंडी नहीं हो पाती है, उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर बन के रहता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो मेंटेन रहता है। और ये एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ये बाहर नहीं जा पाती हैं, तो इसमें पाई जाने वाली कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनकी प्रॉपर्टी है कि वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो बाहर नहीं जाने देती, जिन्हें कि अपन कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये
जैसा कि अपन ने ग्रीन हाउस में देखा, जो उसका ग्लास की कवरिंग है, जो बॉक्स की कवरिंग है, हाउस की जो कवरिंग है, जो वॉल और रूफ हैं जो ग्लास की बनी हुई हैं, जिनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बाहर वापस पास नहीं होने देती हैं, इसी तरह से ये जो एटमॉस्फेयर है ये भी एक ऐसे ही एनवलप का काम करता है। अर्थ के लिए एज ए ग्रीन हाउस ये काम करता है और अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इसलिए इस तरह के प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो फिनोमिना अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर की हीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अर्थ सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको मेंटेन करके रखता है। और यदि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनकी प्रॉपर्टी ग्रीन हाउस की नहीं हो, ग्रीन हाउस गैसेज एब्सेंट हो, नहीं पाई जाएं, तो जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि स्टेप्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट की। जो ग्रीन हाउस है उसके स्टेप कौन कौन से हैं अपन डायग्रामेटिक रूप से देख चुके हैं, एक बार के लिए अपन थ्योरेटिकल रूप से देखते हैं। इसका स्टेप फर्स्ट होगा, सोलर रेडिएशन जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर पे पहुंचती है, जिसमें से कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर से और अर्थ की सरफेस से टकराकर स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो बची हुई एनर्जी है सेकेंड स्टेप में वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है लैंड, ओशन और जो अर्थ की सरफेस पे पाए जाने वाले फैक्टर्स हैं उनके द्वारा, और वो अर्थ को की हीटिंग करने के लिए जिम्मेदार होती हैं, अर्थ को गर्म करती हैं। फिर स्टेप थर्ड में हीट जब रेडिएट होती है अर्थ से स्पेस की तरफ, क्योंकि ये हीट के रूप में निकलती है, एब्जॉर्ब कर लिया, वो गर्म हो गई, तो हीट के रूप में एनर्जी अर्थ से स्पेस की तरफ बाहर निकलेगी, इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में जो हीट है वो बाहर निकलेगी थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि वो जो हीट है वो उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा जो है, मैक्सिमम मात्रा है, वो हीट ट्रैप कर ली जाती है ग्रीन हाउस गैसेज जो कि एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, और अर्थ को लाइफ सस्टेन करने के लिए, लाइफ के जो जीवन है अर्थ पे उसके विकास के लिए, उसके बने रहने के लिए अर्थ को गर्म करके रखती हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस। और जो 5 स्टेप ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ह्यूमन एक्टिविटीज़, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, एग्रीकल्चर, लैंड क्लियरिंग, इन सब के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो रिलीज हो रही हैं अर्थ के द्वारा एटमॉस्फेयर में, उनका जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा, मानव क्रियाविधियों के द्वारा। 6th स्टेप में जो एक्स्ट्रा हीट ट्रैपिंग का काम है, ये जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, ये एक्स्ट्रा हीट को ट्रैप करके अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ा रही हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी अपने एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। और कुछ पार्ट जो है इंफ्रारेड रेडिएशन का, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज जिसको ऑब्जॉर्ब नहीं करती हैं, वो वापस स्पेस में रिलीज हो जाता है। अब अपन देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी। तो ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं वो गैसेज हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ सरफेस से जो निकलती है, अब्जॉर्ब करी हुई जो एनर्जी है वो हीट के रूप में, इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में जो निकलती है बाहर, वापस से स्पेस की तरफ उसको रिलीज किया जाता है, उसको ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज हैं कि वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं। और ये जो गैसेस हैं ये रेडिएशंस को पास नहीं होने देती हैं एटमॉस्फेयर से बाहर की तरफ। बहुत कम पार्ट है जो कि हीट बाहर की तरफ इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज हो पाती हैं स्पेस में, तो इन्हें अपन ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस मेनली हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और नाइट्रस ऑक्साइड। इन चारों के अलावा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है वो एक ओजोन है जो अपने एटमॉस्फेयर का पार्ट है, और वाटर वेपर।
जो जलवाष्प है, बादलों के रूप में जो जलवाष्प रहती है पूरे एटमॉस्फेयर में, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। तो मेनली जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। इनके द्वारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्रिएट किया जाता है। अब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनका ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने में कितना परसेंट रोल है, कितना पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपन ये देखते हैं, अलग अलग गैसेस को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगभग 60% जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको क्रिएट करने में पार्टिसिपेट करती है। जो 56% लगभग 60% के अराउंड इसका पार्ट होता है CO2 का। CO2 60% के आसपास, 56% जो है वो इसका पार्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। 18%, 15 से लेके 20% के बीच में है मीथेन का पार्ट, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है अर्थ का। 13% पार्ट है वो है क्लोरोफ्लोरो कार्बन का ग्रीन हाउस इफेक्ट में, और नाइट्रस ऑक्साइड है उसका लगभग है 6% पार्ट, और 7% पार्ट है ओजोन और वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है उसका पार्ट है, दोनों का मिला करके 7% के आसपास पार्ट है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अब अपन इन गैसेस को अलग अलग देखते हैं कि किस तरह से इनका ये ग्रीन हाउस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नॉर्मल लेवल एटमॉस्फेयर में अपन जानते हैं कि 0.03% ये अपने एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। इसकी कंसंट्रेशन 1750 में कंसंट्रेशन 280 ppm पार्ट्स पर मिलियन थी, जो कि 2000 में 368 ppm 368 हो चुकी, एंड 2007 में 380 ppm इसकी जो क्वांटिटी है वो हो चुकी है, कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। और इसके CO2 के बढ़ने का, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का लार्ज स्केल पे डिफोरेस्टेशन, वनों का विनाश और फॉसिल फ्यूल का दहन, ये दोनों CO2 के लिए, CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ने के लिए मेनली जिम्मेदार हैं। और डिफोरेस्टेशन की अगर अपन बात करें तो फॉरेस्ट जो कवरेज है वो 33% था 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग, जो कि रिड्यूस होकर के 19% के आसपास है और अब इससे भी कम हो गया। तो एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है वो CO2 को एटमॉस्फेयर में ऐड कर रहा है, और धीरे धीरे जो ये CO2 है ये अपने एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, और ये ग्रीन हाउस को क्रिएट कर, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अपने सामने, ग्लोबल वार्मिंग और भी बहुत सारे, वो मेनली ग्लोबल वार्मिंग के रूप में अपने सामने आ रहे हैं। अब है सेकंड नंबर पे मीथेन। मीथेन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय 20 टाइम्स ज़्यादा रेडिएशन को ट्रैप करती है। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 700 के ppb पार्ट्स पर बिलियन के आसपास। जो इंडस्ट्रीज़ का विकास नहीं हुआ था उनसे पहले 700 ppb था, जो कि 2000 में 1750 ppb इसकी कंसंट्रेशन हो चुकी है, और ये बढ़ चुका है। और इसके जो कारक हैं ये किस वजह से बढ़ती है, तो ये एक तो इनकम्प्लीट बायोमास कंब्यूशन जब होता है तो मीथेन बढ़ती है। एक एनाएरोबिक जो मेथनोजन बैक्टीरिया हैं इनके द्वारा मीथेन रिलीज होती है, और पैडी फील्ड के द्वारा, जो पैडी फील्ड होते हैं, जो चावल धान के खेत होते हैं, उनके द्वारा भी, उसमें भी ये जो मेथनोजन्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा मीथेन रिलीज़ की जाती है। इसके अलावा जो दलदली मार्श ऐसे इलाके होते हैं उनके द्वारा, और एंट्रिक फर्मेंटेशन ऑफ कैटल, मवेशियों का जो आंतरिक किण्वन है उसके द्वारा भी मीथेन है, उसका मीथेन रिलीज होती है। और आर्कटिक रीजन में मीथेन चिमनीज पाई जाती हैं, जहाँ से अर्थ के इंटीरियर से मीथेन रिलीज होती है। अर्थ से मीथेन चिमनीज के द्वारा रिलीज होती है मीथेन।
अब थर्ड जो है ग्रीन हाउस गैस वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये गैसेस कंपाउंड है, कार्बन और हेलोजन दोनों के मिल करके, और ये इनका यूज अपन करते हैं। ये एंथ्रोपोजेनिक, ये आर्टिफिशियल कंपाउंड है, और इनका निर्माण जो है वो ह्यूमन ने किया है, मानव ने किया है, और ये एक कूलिंग गैस है, कूलिंग एजेंट का काम करता है। तो जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, इनमें इनका यूज किया जाता है। फ्रियोन भी कहते हैं, फ्रियोन 12 क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होता है। और इसकी खास बात यह है, इसकी जो प्रॉपर्टी हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसमें है कि इसमें कोई गंध नहीं होती, गंधहीन होता है, ये टॉक्सिक नहीं होता है, ये नॉन इन्फ्लामेबल होता है, आग नहीं पकड़ता है, और केमिकली ये इनर्ट प्रोपेलेंट होता है, इनएक्टिव होता है, और एरोसोल केन्स और जेट फ्यूल में इनको यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के यंत्रों में काम में आता है, प्लास्टिक फोम में काम आता है, और रूम फ्रेशनर्स में भी ये काम आता है, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के निर्माण में ये मेनली काम आता है। तो जो अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए मानव जो इनका अंधाधुंध ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है और ये यंत्र बना रहा है, इनकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपने एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। और इसकी खास बात ये है कि ये इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, ये नॉन डिग्रेडेबल, ये एक हाईली स्टेबल और नॉन डिग्रेडेबल कंपाउंड है, जिसका डिग्रेडेशन नहीं होने के कारण लगातार इसकी क्वांटिटी अपने एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये ऐड होता जा रहा है और इसका डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसकी वजह से स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाने वाला जो अपना ओजोन लेयर है, इसका डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन लेयर को ये नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ओजोन लेयर के डिप्लेशन में, उसके विघटन में, ओजोन लेयर के विघटन में इसका मेन रोल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। और साथ ही जो हीट टेम्परेचर जो बढ़ रहा है अपनी अर्थ का, उसमें भी इसका एज ए ग्रीन हाउस गैस मेन रोल है। और ये जो ट्रैप करता है रेडिएशन को, हीट को, वो 1500 से 7000 गुना ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। कार्बन डाइऑक्साइड से 1500-7000 गुना ज़्यादा मात्रा में ये एक मॉलिक्यूल ट्रैप करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जैसे कि ट्रैप करेगा हीट को, वो एक जो क्वांटिटी होगी उसकी, वो एक मॉलिक्यूल जो ओजोन का होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल से 1500 से 7000 टाइम ज़्यादा ट्रैप करता है। अब फोर्थ गैस है अपनी नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है, जो कि फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, लाइटनिंग ऑफ थंडर, जो बिजली चमकती है और मेघ गर्जना होती है, माइक्रोबाइल एक्टिविटी के द्वारा, लाइव स्टॉक वेस्ट के द्वारा, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स सॉइल में जो यूज किए जा रहे हैं मानव के द्वारा, इनकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो बढ़ रही है। और इसका जो लाइफ स्पान है, ये 120 साल तक नाइट्रस ऑक्साइड का जो विघटन है वो नहीं होता है, और ये 2000 गुना ज़्यादा इसका एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में 2000 गुना ज़्यादा मात्रा में ट्रैप करता है हीट को। अब फिफ्थ है अपना ओजोन। ओजोन है, ये भी जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है, और जो लो लेवल ओजोन है वो एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। ओजोन का जो विघटन है वो एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, और मेनली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो लेवल बढ़ रहा है उसकी वजह से कम हो रहा है। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस है, और ये उसको ट्रैप करने का काम करती है, रेडिएशन को ट्रैप करने का काम करती है। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि ओजोन जो है वो, ओजोन का विघटन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा फ्री ऑक्सीजन के रूप में कर दिया जाता है, और ओजोन जब ऑक्सीजन के साथ फ्री ऑक्सीजन एक जुड़ती है तब ओजोन का निर्माण होता है, और जो मेंटेन करके रखती है। लेकिन एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका विघटन करने के लिए जिम्मेदार है, और दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसका विघटन कर देते हैं, और जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर की जो एक लेयर के रूप में है वो इसको कम कर देती है, लेयर में ओजोन की क्वांटिटी कम कर।
इसके अलावा है वाटर वेपर। वाटर वेपर है, ये भी जो वाटर ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से उड़ करके जाता है अपने एटमॉस्फेयर में, वो भी अब कैपेबिलिटी रखता है इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने की, और फिर ये सरफेस से जो री इमिटिंग होती है इंफ्रारेड रेडिएशन की, उनको अब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने में काम करता है, अपना रोल प्ले करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का बचा हुआ पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें कि कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट और इसके जो इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि इसके प्रभाव क्या हैं, पहला तो कारण क्या है, फिर प्रभाव क्या है कि इसकी वजह से होता क्या है। तो आज अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट को, जो अपना टॉपिक था हरित गृह प्रभाव, उसको अपन यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।